नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज के इस डीप डाइव में एक ऐसे गांव की कहानी है जो आधुनिक सुविधाओं के मामले में शहरों को भी पीछे छोड़ रहा है। बिल्कुल, और साथ ही बात होगी एक ऐसी छोटी सी आलसी मछली की जो हमारी पूरी जैव विविधता का एक बहुत बड़ा राज खोल सकती है। हाँ, और इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि भारत प्रशांत महासागर की गहराइयों में क्या रणनीतियां बना रहा है। तो आज के टुडेज कवरेज का मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें कुल 10 महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर विस्तार से चर्चा होगी। और हाँ, प्रतियोगी छात्रों की तैयारी को परखने के लिए अंत में एक बहुत ही खास एमसीक्यू राउंड भी शामिल रहेगा। बिल्कुल, यहाँ सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ी जाएंगी। हमारा मुख्य लक्ष्य इन खबरों के पीछे के क्यों और कैसे को समझना है। एकदम सही कहा आपने, क्योंकि देखिए एक बहुत सीधा सा सिद्धांत है, आज के करंट अफेयर्स इक्वल टू कल की सक्सेस। मतलब हर एक टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे वो आगामी परीक्षाओं के लिए एक संभावित प्रश्न है, यानी एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो ये बताती है कि कैसे तकनीक अब भारत के बिल्कुल जमीनी स्तर को बदल रही है। ओडिशा सरकार ने कुसुनपुर को राज्य का पहला स्मार्ट गांव घोषित किया है। कुसुनपुर, राइट? हाँ, अब अमूमन जब स्मार्ट शब्द आता है तो दिमाग में कांच की गगनचुंबी इमारतें या मेट्रो सिटीज की तस्वीर बनती है। लेकिन डिजिटल इंडिया के तहत कुसुनपुर में जो मॉडल लागू हो रहा है वो एक अलग ही कहानी कहता है। बिल्कुल, वो शहरों वाला कॉपी पेस्ट मॉडल नहीं है। एकदम नहीं। वहाँ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी तो है ही, साथ ही खेती के लिए आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित स्मार्ट एग्रीकल्चर है, और पूरे गांव के लिए सोलर एनर्जी ग्रिड और ई गवर्नेंस सेवाएं विकसित की जा रही हैं। देखिए, कुसुमपुर का ये मॉडल दरअसल विकास की एक बहुत ही परिपक्व सोच को दर्शाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्मार्ट गांव का मतलब ये कतई नहीं है कि शहरी कंक्रीट के ढांचे को ग्रामीण इलाकों में थोप दिया जाए। हाँ, वो तो फिर गांव का मूल स्वरूप ही खत्म कर देगा। सही कहा। इसका मूल उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उसी के परिवेश में आधुनिक बनाना है। हम दशकों से रूरल अर्बन डिवाइड यानी शहर और गांव के बीच की खाई पर चर्चा करते आए हैं। लोग बेहतर शिक्षा या सुविधाओं के लिए शहरों की तरफ पलायन करते हैं। बिल्कुल, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, और कुसुमपुर जैसी पहल उसी पलायन को रोकने का काम करती है। जब ग्रामीण नागरिकों को उनके गांव में ही आधुनिक शहरी सुविधाएं मिलने लगेंगी तो स्थानीय अर्थव्यवस्था अपने आप मजबूत होगी और शहरों पर पड़ने वाला दबाव कम होगा। अगर इसे एक एनालॉजी से समझें तो ये शहरों की सुविधाओं को महज कॉपी पेस्ट करने जैसा नहीं है, बल्कि ग्रामीण ढांचे के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने जैसा है, जहां मिट्टी की खुशबू भी रहे और इंटरनेट की स्पीड भी। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। शुक्रिया। और प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से ओडिशा से जुड़े कुछ तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चारण मांझी हैं और वहां के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू काम्भमपति हैं। और उत्कल दिवस भी तो है। हाँ, राज्य का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे उत्कल दिवस कहते हैं। और एक सदाबहार तथ्य जो अक्सर परीक्षाओं में आता है, चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो भी ओडिशा में ही स्थित है। इन भौगोलिक और राजनीतिक तथ्यों को छात्रों के नोट करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर करंट अफेयर्स को स्टैटिक जीके के साथ जोड़कर पूछा जाता है। बिल्कुल। अब कुसुनपुर के इस तकनीकी विकास से थोड़ा बाहर निकलते हैं और प्रकृति के मूल रूप की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले की रूपनारायण नदी में एक नई मछली की प्रजाति खोजी गई है। अच्छा, रूपनारायण नदी में? हाँ, और इसका वैज्ञानिक नाम रखा गया है बुटिस बारघावे में। ये एक ज्वारीय या मुहाना मछली है, मतलब एस्चुएरियन फिश है, जो स्लिपर गोबी समूह से आती है। ये खोज विज्ञान के नजरिए से बहुत ही खास है। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आता है, इस मछली को स्लिपर गोबी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पानी के तल पर बिला अधिक हिले डुले एकदम शांत पड़ी रहती है। हाँ, आलसी सी होती है। वही तो, ऐसी छोटी और आलसी सी दिखने वाली मछली का मिलना राष्ट्रीय स्तर की खबरों और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इतना बड़ा विषय क्यों बन गया है? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उस कोयले की खदान में कैनरी पक्षी की तरह है जो हमें इकोसिस्टम के स्वास्थ्य का पहला सिग्नल देती है? ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। देखिए,
स्लीपर गोभी जैसी प्रजातियां वास्तव में इकोसिस्टम के स्वास्थ्य का बहुत संवेदनशील इंडिकेटर होती हैं। ये छोटी सी खोज हमें दो बहुत बड़ी और गहरी बातें बताती है। वो क्या? पहली बात तो ये कि हमारे स्थानीय जलीय जीव और पारिस्थितिकी तंत्र अभी भी पूरी तरह से अन्वेषित नहीं है। विकास की अंधी दौड़ के बीच न जाने कितनी ऐसी प्रजातियां हैं जो विज्ञान की नजरों से छिपी हैं। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और दूसरी बात, जब मुहाने या एस्चुरीज में, जहां नदी का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है, वहां ऐसी नई प्रजातियां मिलती हैं, तो ये वैज्ञानिकों को उस विशिष्ट क्षेत्र के स्वास्थ्य को समझने में मदद करता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी तो दिखता होगा इससे। एकदम सही। परीक्षाओं के लिए इसका वैज्ञानिक नाम बुटिस बार्गिम और रूपनारायण नदी दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र से अब थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि कैसे राज्य सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय मंच आपस में जुड़ रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम यानी यूथ प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन किया गया। बिम्स्टेक, जिसका पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समूह है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं। बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम में इन्हीं 7 देशों के युवा प्रोफेशनल्स ने हिस्सा लिया, लेकिन यहाँ कूटनीति को लेकर एक स्वाभाविक सा संशय आता है। हम अक्सर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में सुनते हैं। तो क्या इस तरह के युवाओं के आदान प्रदान वाले कार्यक्रम वास्तव में जमीन पर कोई ठोस कूटनीतिक असर डालते हैं, या फिर ये महज एक रस्मी आयोजन और फोटो ऑप बनकर रह जाते हैं? ये सवाल बहुत लाजमी है, क्योंकि बाहर से देखने पर ये सिर्फ एक इवेंट ही लगता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नजरिए से ये नीतियां बहुत गहराई से काम करती हैं। इसे कूटनीति की सॉफ्ट पावर कहा जाता है। सॉफ्ट पावर? अच्छा। हाँ, जब विभिन्न देशों के युवा प्रोफेशनल्स, जो भविष्य में अपने अपने देशों की नीतियां तय करेंगे, वो एक साथ आते हैं, तो ये सिर्फ एक सांस्कृतिक मेलजोल नहीं होता। इस विशिष्ट कार्यक्रम के 3 बहुत ही ठोस उद्देश्य रहे हैं। कौन कौन से? पहला, क्षेत्रीय स्तर पर एक मजबूत नेटवर्क तैयार करना। दूसरा, इन 7 देशों के बीच स्टार्टअप और इनोवेशन के इकोसिस्टम को जोड़ना। और तीसरा, सांस्कृतिक समझ बढ़ाना। मतलब जब ये युवा अपने देशों में वापस जाकर नेतृत्व की भूमिकाओं में आते हैं, तो उनके बीच का ये पूर्व स्थापित संपर्क भविष्य के तनावों को कम करने में मदद करता होगा। बिल्कुल। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में ये एक बड़ी भूमिका निभाता है। यानी ये भविष्य की कूटनीतिक संबंधों के लिए एक तरह का निवेश है। और चूंकि ये पूरा आयोजन महाराष्ट्र में हुआ है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ के कुछ तथ्य जानना जरूरी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। और एक ताज़ा अपडेट भी है वहाँ का। जी हाँ, 10 मार्च 2026 से जिष्णु देव वर्मा ने नए राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है। इसके अलावा 2 और विशेष तथ्य हैं। भारत का पहला म्यूजिक रोड मुंबई में बनाया गया है। अरे वाह! और दूसरा तथ्य बहुत ही प्रेरणादायक है। सोंधला गांव, जो महाराष्ट्र का पहला जाति मुक्त यानी कास्ट फ्री गांव बन गया है। ये सोंधला गांव वाला तथ्य केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि सोशल जस्टिस के दृष्टिकोण से निबंध या मुख्य परीक्षाओं में एक बहुत ही सशक्त उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। छात्रों को इसे जरूर नोट करना चाहिए। बिल्कुल। अब अंतर्राष्ट्रीय युवा कूटनीति से लौटकर भारत के ग्रामीण और जमीनी प्रबंधन की एक बेहतरीन नीति की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधान योजना की शुरुआत की है। गोधाम योजना। हाँ, इसके तहत राज्य के हर विकासखंड या ब्लॉक में 10 गोधाम यानी आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य सड़कों पर घूमने वाले निराश्रित या स्ट्रे गौवंश का सुरक्षित और व्यवस्थित संरक्षण करना है। देखिए, इस गोधाम योजना का जो सबसे आकर्षक और विश्लेषणात्मक पहलू है, वो है इसका ट्रिपल बेनिफिट या 3 आयामी लाभ मॉडल। अगर सतह से देखें तो ये केवल एक पशु संरक्षण योजना लगती है। हाँ, देखने में तो ऐसे ही लगता है। लेकिन अर्थशास्त्र और प्रशासन के नजरिए से इसके प्रभाव बहुत गहरे हैं। पहला लाभ तो बिल्कुल स्पष्ट है, एनिमल वेलफेयर, यानी निराश्रित पशुओं को एक सुरक्षित आश्रय मिल रहा है। दूसरा लाभ बहुत ही व्यवहारिक और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, जो है सड़क सुरक्षा। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हाईवेज पर कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि हाईवे और सड़कों पर आवारा मवेशियों के कारण कितनी गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं। ये योजना उस समस्या का सीधा समाधान है। और तीसरा लाभ, जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, वो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा।
वो कैसे? इन गोदामों को आत्मनिर्भर मॉडल पर बनाया जाएगा, जहां पशुओं के गोबर और अपशिष्ट का उपयोग गोबर गैस और जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाने में होगा। ये जैविक खाद वापस किसानों तक पहुंचेगी, जिससे खेती की लागत कम होगी और आय बढ़ेगी। अरे वाह, ये तो सच में एक तीर से तीन शिकार करने वाला एक बहुत ही शानदार और टिकाऊ मॉडल है। बात अगर छत्तीसगढ़ के स्टैटिक फैक्ट्स के करें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं और राज्यपाल रमेंडे हैं। साथ ही खेल जगत से जुड़ा एक बहुत ही अहम तथ्य है कि खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन स्थल भी छत्तीसगढ़ तय किया गया है। एकदम सही, ये फैक्ट्स बहुत काम के हैं। अब एक राज्य के ग्रामीण मॉडल से निकलकर दूसरे राज्य के शहरी समस्या की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर एक बहुत बड़ी वित्तीय खबर आई है। विश्व बैंक ने यूपी में वायु गुणवत्ता सुधार यानी एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए $300 मिलियन यानी लगभग 2500 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। 2500 करोड़, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। बहुत बड़ा। और ये भारी भरकम राशि मुख्य रूप से लखनऊ, कानपुर, आगरा और वाराणसी जैसे शहरों पर केंद्रित रहेगी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठता है, इतने बड़े फंड का इस्तेमाल जमीन पर आखिर कैसे होगा? लोग सोचते हैं बस मशीनें लगा देंगे। हाँ, क्या सिर्फ हवा साफ करने वाले बड़े बड़े स्मॉग टावर या वैसी मशीनें लगा दी जाएंगी? नहीं, स्मॉग टावर जैसी चीजें अक्सर बस एक बैंडेड समाधान साबित होती हैं। विश्व बैंक का ये प्लान बहुत ही रणनीतिक और मूल कारणों पर प्रहार करने वाला है। इतने बड़े फंड का उपयोग मुख्य रूप से 3 दिशाओं में किया जाएगा। अच्छा, वो 3 दिशाएं क्या हैं? पहला कदम है उन्नत प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना। जब तक सरकार के पास ब्लॉक स्तर पर सटीक डेटा नहीं होगा कि प्रदूषण कहां से, किस समय और कितना आ रहा है, तब तक नीतियां हवा में ही बनती रहेंगी। बिल्कुल, बिना डेटा के तो कोई फायदा नहीं। सही कहा। दूसरा बड़ा कदम है स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना। इसमें कमर्शियल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना शामिल है। ईवी को बढ़ावा देना। हाँ, और तीसरा कदम जो उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है, वो है ईंट भट्टों का आधुनिकीकरण। उत्तर प्रदेश में ब्रिक किल्न्स वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा और पारंपरिक स्रोत है। अच्छा, तो उन्हें कैसे बदलेंगे? इस फंड से उन्हें नई, कम प्रदूषण वाली ज़िगज़ैग तकनीकों में शिफ्ट करने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी, जिससे हवा की गुणवत्ता में भारी और स्थायी सुधार देखने को मिलेगा। तो ये सिर्फ धुएं को साफ करने का नहीं, बल्कि धुएं के स्रोतों को ही बदलने का प्रयास है। इस चर्चा के साथ यूपी से जुड़े 2 विशेष तथ्य याद रखने लायक है। लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा मिला हुआ है, जो उसके अद्भुत खानपान और नवाबी संस्कृति को दर्शाता है। बिल्कुल, वैश्विक पटल पर मान्यता देता है। और दूसरा तथ्य, लखनऊ का गोमती नगर स्टेशन अब भारत का पहला पूर्ण रूप से प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है। इन दोनों तथ्यों को प्रतियोगी छात्रों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, तो राज्य स्तरीय नीतियों के बाद अब बात करते हैं एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक मंच की, जो हमारी धरोहरों को सहेजने का काम कर रहा है। 18 मार्च 2026 से नई दिल्ली की ऐतिहासिक सुंदर नर्सरी में भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का भव्य आयोजन शुरू हुआ है। देखिए, इस तरह के आयोजनों को सिर्फ एक मेले की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा और प्राथमिक फोकस जनजातीय समुदायों के लिए बाजार पहुंच या कहें मार्केट एक्सेस बढ़ाना है। ये एक बड़ा आर्थिक मंच है। बिल्कुल। देश के सुदूर और दुर्गम इलाकों से आने वाले जनजातीय शिल्पकार बेहतरीन उत्पाद बनाते हैं, लेकिन सप्लाई चेन की कमी के कारण उन्हें सही दाम नहीं मिलता। जब वे राजधानी के ट्राइब्स फेस्ट में अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को प्रदर्शित करते हैं, तो बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है। यानी वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिलता है। जी हाँ, ये हमारी वोकल फॉर लोकल पहल को धरातल पर उतारता है और उनकी आर्थिक स्थिति में सीधा सुधार लाता है। साथ ही ये उनकी अनूठी और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को लुप्त होने से बचाने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि जब कला को बाजार मिलता है तभी वो जीवित रह पाती है। अब संस्कृति के संरक्षण से सीधे चलते हैं राष्ट्र की सीमाओं के संरक्षण और सामरिक सुरक्षा की तरफ। डिफेंस की बात करते हैं। हाँ, एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास इस समय चर्चा में है, जिसका नाम है सी ड्रैगन 2026। इसका नेतृत्व यूएसए कर रहा है और भारत इसमें एक प्रमुख भागीदार के रूप में पूरी सक्रियता से शामिल है।
लेकिन यहाँ एक रक्षा रणनीति से जुड़ा सवाल है। इस पूरे अभ्यास का मुख्य फोकस सिर्फ पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW पर ही इतना ज्यादा क्यों है? नौसेना के तो और भी कई आयाम होते हैं ना? इसे समझने के लिए हमें व्यापक जियोपॉलिटिकल परिदृश्य को देखना होगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र इस समय पूरी दुनिया के व्यापार और सुरक्षा की धुरी बना हुआ है। हाँ, ये तो है। और इस क्षेत्र में चीन की नौसैनिक क्षमताएं, विशेषकर उसकी सबमरीन फ्लीट, बहुत तेजी से और आक्रामक रूप से बढ़ रही है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य के समुद्री टकराव सतह पर नहीं बल्कि पानी के नीचे लड़े जाएंगे। अच्छा, इसीलिए अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस पर इतना जोर है। बिल्कुल। अमेरिका, भारत और अन्य सहयोगी देश इसी खतरे को भांपते हुए अपनी ASW क्षमताओं को निखार रहे हैं। ये सी ड्रैगन अभ्यास कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि ये दरअसल मालाबार और रिमपैक जैसे विशाल नौसैनिक अभ्यासों की श्रृंखला की एक बहुत ही अहम कड़ी है। मतलब ये चीन को एक स्पष्ट संदेश देता है कि भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नेविगेशन की आजादी और सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। एकदम सही। सामरिक दृष्टि से ये विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। नौसेना के इस युद्धाभ्यास के बाद अब खेल के मैदान से एक विदाई की खबर पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और बेहद अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। सरफराज अहमद हाँ, सरफराज अहमद को क्रिकेट जगत में मुख्य रूप से उनके जुझारू नेतृत्व के लिए याद किया जाएगा, खासकर 2017 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी, जहां उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने खिताब जीता था। जी, ये पाकिस्तान क्रिकेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युग का अंत है, जो इस बात का संकेत है कि अब वहां टीम में पूरी तरह से नई पीढ़ी और नेतृत्व संरचना आकार ले रही है। खेल के मैदान से विदाई के बाद अब बात करते हैं उन हस्तियों की जिन्हें उनके उत्कृष्ट काम के लिए सर्वोच्च सम्मान और नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शुरुआत करते हैं साहित्य की दुनिया से। साहित्य अकादमी पुरस्कार। बिल्कुल। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा हो चुकी है और हिंदी साहित्य की अत्यंत प्रतिष्ठित लेखिका ममता कालिया को ये सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। हाँ, उन्हें उनकी बहुत ही चर्चित संस्मरणात्मक कृति जीते जी इलाहाबाद के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अक्सर देखा जाता है कि शहरों के नाम बदल जाते हैं, इमारतें बदल जाती हैं, लेकिन किसी शहर की असली आत्मा इन किताबों के पन्नों में ही हमेशा के लिए जिंदा रहती है। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। जीते जी इलाहाबाद में ममता कालिया जी ने इलाहाबाद, जिसे अब हम आधिकारिक रूप से प्रयागराज के नाम से जानते हैं, उसके पुराने समृद्ध और साहित्यिक परिवेश का बहुत ही जीवंत और भावुक चित्रण किया है। बात अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार की करें तो यह भारत का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है, जो प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं सहित कुल 24 भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। और ममता कालिया जी का काम इसलिए भी विशेष है क्योंकि उन्होंने कथा, कविता और निबंध तीनों विधाओं में दशकों तक निरंतर योगदान दिया है। बिल्कुल। आगामी परीक्षाओं के लिए पुस्तक का नाम जीते जी इलाहाबाद और लेखिका का नाम दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। साहित्य के बाद अब आते हैं कॉर्पोरेट और ब्रांड नियुक्तियों पर। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज और ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वाले जसप्रीत बुमराह को जापानी फैशन ब्रांड यूनिक्लो इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यूनिक्लो की लाइफवेयर अवधारणा काफी मशहूर है। हाँ, ये ब्रांड मुख्य रूप से अपनी इसी लाइफवेयर अवधारणा के लिए जाना जाता है, जो ऐसे कपड़े बनाता है जो सरल, आरामदायक और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए गुणवत्तापूर्ण हो। देखिए, यहाँ जो ट्रेंड ध्यान देने वाला है वो ये कि अब स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल फैशन के बीच की लाइन खत्म हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स अब भारत में अपनी पैठ बनाने के लिए केवल बॉलीवुड तक सीमित नहीं है। एथलीट्स की मांग बढ़ रही है। हाँ, जसप्रीत बुमराह जैसे विश्व स्तरीय एथलीट जिनकी अपील पैन इंडिया है, वो ब्रांड्स के लिए एक बहुत ही स्वाभाविक और सशक्त विकल्प बन रहे हैं। इसी कड़ी में एक और प्रमुख और रणनीतिक नियुक्ति हुई है व्यापार जगत में। अरुण मामन को आत्मा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आत्मा का फुल फॉर्म है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जो भारत के विशाल टायर उद्योग का सबसे प्रमुख और प्रतिनिधि संगठन है। यहाँ प्रतियोगी छात्रों के लिए एक बहुत ही खास एग्जाम टिप है। आगामी SSC या बैंकिंग परीक्षाओं के लिए यह नियुक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अरुण मामिन एक बहुत ही वरिष्ठ उद्योगपति हैं जो भारत की सबसे बड़ी टायर कंपनी MRF यानी मद्रास रबर फैक्ट्री से जुड़े हैं।
अच्छा, तो एमआरएफ और आत्मा का कनेक्शन याद रखना है। बिल्कुल। छात्रों को आत्मा और एमआरएफ का ये आपसी कनेक्शन याद रखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में सीधे तौर पर यह घुमाकर पूछा जा सकता है कि आत्मा के नए अध्यक्ष किस प्रमुख टायर कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसी के साथ हमने आज के सभी 10 विस्तृत टॉपिक्स को गहराई से कवर कर लिया है। अब समय है हमारे अंतिम और सबसे ऊर्जावान सेक्शन का, 60 सेकेंड रिवीजन एंड डेली एक्टिव रिकॉल यानी एमसीक्यू प्रैक्टिस। जो कुछ भी सीखा है उसे स्मृति में पुख्ता करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। आइए आज की इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही त्वरित और रैपिड फायर डीप डाइव रीकैप के साथ समेटते हैं। सुनने वाले बस ध्यान दें। पहला, ओडिशा का कुसुनपुर गांव आईओटी और सोलर सुविधाओं के साथ राज्य का पहला स्मार्ट गांव बन गया है। दूसरा, पश्चिम बंगाल की रूपनारायण नदी में बुटिस पारघी में नामक एक नई ज्वारीय मछली की खोज हुई है। तीसरा, महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में 7 देशों का बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम आयोजित हुआ। और चौथा, छत्तीसगढ़ सरकार ने निराश्रित गौवंश के लिए गौधन योजना शुरू की है। पांचवां पॉइंट, विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश को वायु गुणवत्ता सुधार के लिए $300 मिलियन का ऋण दिया है। छठा, नई दिल्ली की ऐतिहासिक सुंदर नर्सरी में भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन हुआ। और सातवां, सी ड्रैगन 2026, ये अमेरिका के नेतृत्व वाला एक अहम पनडुब्बी रोधी नौसैनिक अभ्यास है जिसमें भारत शामिल है। आठवां, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नोवा, प्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया को जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और आखिरी, जसप्रीत बुमराह बने यूनिक्लो इंडिया के एम्बेसडर और एमआरएफ से जुड़े अरुण मामेन बने आत्मा के नए अध्यक्ष। बहुत ही शानदार कैप था ये। अब प्रतियोगी छात्रों के अभ्यास के लिए मैं आज के सत्र से 3 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू पढ़ूंगा। छात्र अपने मन में सही उत्तर का आकलन कर सकते हैं। बिल्कुल, शुरू करें। प्रश्न 1, हाल ही में किस राज्य ने कुसुनपुर को अपना पहला स्मार्ट गांव घोषित किया है? ए, महाराष्ट्र, बी, छत्तीसगढ़, सी, ओडिशा या डी, उत्तर प्रदेश। और इसका सही उत्तर है सी, ओडिशा। करेक्ट। प्रश्न 2, नई मछली प्रजाति बुटिस बारघे में किस नदी में खोजी गई है? ए, गंगा, बी, रूपनारायण, सी, गोदावरी या डी, महानदी। आसान है। सही उत्तर है बी, रूपनारायण। अब प्रश्न 3, निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए गौधाम योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ए, छत्तीसगढ़, बी, उत्तर प्रदेश, सी, मध्य प्रदेश या डी, राजस्थान। इसका सही उत्तर है ए, छत्तीसगढ़। बेहतरीन। अगर आपको ये सेशन उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोजाना एग्जाम फोकस करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल करंट अफेयर्स डीप डाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए। धन्यवाद।